आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिम्सन मिस्ट्रीज। यहाँ हम बात करते हैं उन कहानियों की जो अक्सर दबी रह जाती हैं, ना तो अखबारों में पूरी छपती हैं, ना ही न्यूज़ चैनलों पर दिखती हैं। लेकिन सच्चाई अक्सर वहीं छुपी होती है, अधूरी फाइलों, बंद कमरों और अनकही बातों के बीच। हम हर कहानी वैसे सुनाते हैं जैसे वो हमें मिली। जितना समझ सके उतना कह देते हैं, बिना दिखावे के, बिना जरूरत से ज्यादा हंगामे के। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनना नहीं समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम एमएमएस ने मार दिया, एक ब्लैकमेल की कहानी प्रेरित हुई घटनाओं से। सेट इन कानपुर। कानपुर की सुबह कुछ अलग होती है। यहाँ सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छन कर आती है और हर गली में एक पुरानी सी खामोशी पसरी होती है, जैसे कुछ बोला जाना बाकी है पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही। साकेत नगर, शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा किनारे, वो इलाका जो ज्यादा अमीर भी नहीं, ज्यादा गरीब भी नहीं, लेकिन जहां हर मकान के अंदर अपनी कोई कहानी पलती है। इसी कॉलोनी में चौथे ब्लॉक के कोने पर एक 2 मंजिला मकान था। नीले रंग की सीलन लगी दीवारें, ऊपर झुकी छत और दरवाजे के बाहर एक टूटी साइकिल की चेन लटकती हुई। उसी मकान में रहती थी आराध्या मिश्रा। उम्र 17 साल और आंखों में वो ख्वाब जो टीवी पर आने वाले सिविल सर्विसेज इंटरव्यू से उगते हैं। उसके पिता श्रीकांत मिश्रा एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल, जिन्हें लोग ज्यादा शरीफ और कम डरावना समझते थे। मां संध्या हमेशा पूजा में मग्न और किसी भी लड़की को देख के पहले उसके कपड़े पर टिप्पणी करने वाली माओं में से। आराध्या ज्यादा बोलती नहीं थी। उसकी पूरी दुनिया थी उसका कॉपी किताब, स्कूल और एक फुल स्केप पेपर पर बना टाइम टेबल। सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे योगा, 7 बजे अखबार की कटिंग्स चिपकाना, 8 बजे स्कूल। जिंदगी में सब कुछ तय था, जब तक कि क्लास में एक नया लड़का नहीं आया। नाम था यश ठाकुर। ऊंचाई ठीक ठाक, बाल हमेशा बिखरे हुए और आंखों में वो बोरियत जैसे दुनिया में अब कुछ भी नया नहीं रहा। उसका बाप बलवंत ठाकुर, रिटायर्ड दरोगा, जिसका नाम सुनकर स्कूल के चपरासी भी सीधे खड़े हो जाते थे। यश पहले लखनऊ में पढ़ता था, स्कूल से निकाला गया था, वजह किसी को नहीं बताई गई। अब यहां आया था और आते ही स्कूल की रफ्तार बदल गई थी। उसने आते ही सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली थीं। डेस्क पर बैठने का अंदाज अलग, टीचर्स से बात करने का लहजा अलग और लड़कियों को देखने का तरीका सबसे अलग। एक बार जब मिस जोशी क्लास में पढ़ा रही थीं, यश ने सामने बैठे लड़कों को धीरे से कुछ कहा और सब हंस दिए। उसकी हंसी में कुछ था, मजाक से ज्यादा, तंज से कम, लेकिन झर जैसा जरूर। और फिर उस दिन के बाद उसकी नजर आराध्या पर पड़ी। आराध्या उस दिन गुलाबी सलवार सूट में थी, बाल पीछे बंधे हुए, गले में छोटा सा लॉकेट और हाथ में वही नीली फाइल जिसमें हर टॉपिक की कटिंग करीने से चिपकी होती थी। वो जब क्लास में आई तो हमेशा की तरह सबसे आखिरी सीट पर बैठ गई। यश की नजर टिकी पर उसने कुछ नहीं कहा। क्लास खत्म होने के बाद आराध्या जैसे ही बाहर निकली, उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे चल रहा है। जब मुड़ी तो यश मुस्कुरा रहा था। उस मुस्कान में कुछ था जो ना तो दोस्ती थी ना ही फॉर्मल, बस एक अजीब सी फैमिलियरिटी जो बिना पूछे नजदीक आने लगी थी। ये कहानी धीरे धीरे आग बनकर सुलगने वाली है। अभी तो सिर्फ वो लम्हे हैं जहां आंखें मिलती हैं पर नियतें नहीं खुलती, जहां दोस्ती के बहाने कुछ और पक रहा होता है। वो दिन कोई खास नहीं था, ना ही तारीख अखबारों में छपी, लेकिन उसी दिन पहली बार आराध्या ने अपने नोट्स किसी को बिना बोले दिए थे। क्लास खत्म होने के बाद यश धीरे से उसकी सीट की तरफ बढ़ा और कहा, तू टॉपर है ना, तेरे नोट्स की हवा सब जगह है। और बिना जवाब का इंतजार किए उसने वो नीली फाइल उठा ली। आराध्या ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और फाइल में लगी एक क्लिप सीधा कर दी। यश ने वहीं बैठकर उसके नोट्स उलट पलटने शुरू किए और जब 2 पेज पलटे तो बोला, तू तो आईएएस बन ही जाएगी। इस बार आराध्या के चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी। उसे कभी किसी ने इस तरह सीधे तारीफ नहीं की थी, और वो भी एक ऐसा लड़का जिससे लोग नजरें चुराते थे। इस छोटे से इंटरेक्शन ने कुछ तो बदला था, कम से कम यश के लिए नहीं, लेकिन आराध्या की उस रूटीन जिंदगी में अब एक नाम शामिल हो गया था, यश ठाकुर। अगले दिन जब वो क्लास में आई तो यश पहले से उसकी सीट के पास खड़ा था। मैं सोच रहा था, हम साथ में पढ़ सकते हैं शायद।
उसने यूं कहा जैसे ये कोई फॉर्मल प्रस्ताव नहीं, बस एक आम सी बात हो। आराध्या ने हाँ नहीं कहा, लेकिन मना भी नहीं किया। उस दिन से स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों साथ में लाइब्रेरी में बैठने लगे। किताबें वहीं थीं, लेकिन अब पन्नों के बीच कुछ और भी पल रहा था। हर सवाल से पहले यश थोड़ा और झुक जाता, हर जवाब के बाद आराध्या थोड़ा और मुस्कुरा देती। शहर में किसी को पता नहीं था कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। स्कूल के दोस्तों ने गॉसिप की कोशिश की, पर यश ने सबको सीधा जवाब दिया, टॉपर लड़की से पढ़ रहा हूं, यही तो चाहिए टीचर को। और सब हंस दिए। लेकिन जो सबसे अजीब था वो ये कि आराध्या ने पहली बार किसी लड़के को इतना करीब आने दिया था। उसके चेहरे पर हर वक्त जो एक गंभीरता का नकाब होता था, अब उसमें थोड़ी नरमी आ गई थी। वो जब यश से बात करती तो उसके चेहरे का तनाव गायब हो जाता। एक दिन लाइब्रेरी से निकलते वक्त यश ने कहा, तेरा फोन है ना, व्हाट्सएप कर दूं कुछ पुराने पेपर्स। आराध्या ने धीरे से अपना सस्ता सा फोन निकाला और नंबर दे दिया। उसी शाम पहला मैसेज आया, तेरे जैसे लोग शहर की हवा बदल सकते हैं, और साथ में एक पेपर का स्क्रीनशॉट। आराध्या ने सिर्फ थैंक्स भेजा, लेकिन दिल में कुछ खिंच गया था, जैसे कोई जानी पहचानी सी आवाज अब अपना बन रही हो। अगले कुछ हफ्तों तक बातचीत बढ़ती रही। पहले टॉपिक पर डिस्कशन होता, फिर हल्के फुल्के जोक्स, फिर कभी कभी इमोजीज, और फिर वो बातें जो कोई भी लड़की किसी अजनबी से नहीं करती। लेकिन यश अब अजनबी नहीं रहा था। उसने आराध्या को अपने बारे में वो सब कुछ बताया जो किसी लड़के को नहीं बताना चाहिए। अपनी पिछली स्कूल से निकाले जाने की वजह, उसके पापा की गुस्सैल फितरत, और वो अकेलापन जो जमींदारी के नीचे दबा पड़ा था। आराध्या ने सुना और पहली बार किसी लड़के को समझने की कोशिश की। उसे यश की बातें झूठ नहीं लगीं, उल्टा उनमें एक बेचैनी थी जो उससे मेल खाती थी, जैसे दोनों ही कुछ बड़ा करना चाहते थे, पर रास्ता बहुत उलझा हुआ था। यहीं से कहानी ने करवट ली। एक शाम यश ने वीडियो कॉल किया। आराध्या ने पहली बार देखा कि यश का कमरा कैसा था। दीवार पर फटी हुई पोस्टर, एक कोने में टेबल पर खुली किताबें और खिड़की से आती नारंगी धूप। यश ने कैमरा थोड़ा झुकाकर कहा, तू सामने होती ना तो पढ़ाई और भी मजेदार होती। आराध्या ने हल्की सी हंसी दी और स्क्रीन से नजर चुरा ली। वो खुद को ब्लश करते देख रही थी और उसे पहली बार किसी की निगाहें अच्छी लग रही थीं। और तभी यश ने कैमरे का एंगल बदला। उसने अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन किया और बोला, ये देख, नया ट्राइपॉड लिया है, अब अच्छे से वीडियो बना सकता हूं। आराध्या को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यश ने बात बदली और कहा, तू ना एक बार सिर्फ मुस्कुरा के देख, स्क्रीनशॉट ले लूं। आराध्या ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, लेकिन उस शाम कुछ अलग था, जैसे कोई इनविजिबल धागा उसे खींच रहा था। उसने कैमरे की तरफ देखा, मुस्कुराई, और उसी वक्त यश ने स्क्रीनशॉट ले लिया। यश ने कहा, तेरी ये फोटो मेरी वॉलपेपर बन गई, और दोनों हंसने लगे। उसी रात यश ने आराध्या को पहली बार कहा, मैं तुझसे कुछ अलग महसूस करता हूं। और आराध्या ने पहली बार जवाब दिया, मुझे तेरी बातें अच्छी लगती हैं। उस एक लाइन में सारी सीमाएं पार हो गई थीं। अब बात पढ़ाई से बढ़कर पर्सनल हो चुकी थी। अब मैसेजेस में सुबह की गुड मॉर्निंग नहीं, रात की आखिरी सोच होती थी। और उन्हीं बातों के बीच एक दिन यश ने कैजुअली कहा, अगर तू मुझ पे भरोसा करती है तो एक बार अपना छोटा सा वीडियो भेज, बस ऐसे ही जैसे तू मिरर में देखती है खुद को। मैं डिलीट कर दूंगा, प्रॉमिस। आराध्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कहीं कोई डर भी नहीं था। शायद ये प्यार था, शायद बेवकूफी, लेकिन अगले दिन उसके फोन से एक छोटा सा वीडियो भेजा गया, जिसमें वो बस खड़ी थी, बाल बांध रही थी और कैमरा की तरफ एक नजर डाल रही थी। ये वीडियो ही था जो बाद में MMS कहलाया। पर अभी ये सिर्फ दो दिलों का आपसी भरोसा था, या शायद सिर्फ एक ट्रैप। जिस शाम आराध्या ने वो छोटा सा वीडियो भेजा था, उसे ये नहीं पता था कि वो महज एक पल की नजदीकी नहीं, बल्कि एक लंबी भारी पड़ने वाली दूरी की शुरुआत कर रही है। मोबाइल स्क्रीन पर सेंट लिखा था और दिल में एक अजीब सी हलचल, जैसे कुछ खोया नहीं, लेकिन फिर भी कुछ वापस मिलने वाला नहीं। यश ने जवाब में सिर्फ 2 शब्द भेजे, पागल है तू। उसके बाद एक लाल दिल। आराध्या मुस्कुराई। उसे लगा ये उस भरोसे की मोहर है जो 2 लोगों के बीच बिना बोले बनती है। लेकिन उधर यश के फोन में वो वीडियो सिर्फ एक प्यार की निशानी नहीं था,
वो एक फाइल थी जिसे उसने सबसे पहले अपने लैपटॉप पर डाला, फिर एक फोल्डर में रखा, नाम दिया आराध्या private.mp4 और वहीं से शुरू हुई इस कहानी की सबसे खतरनाक चाल। कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, दोनों हर शाम बात करते, एक दूसरे के टेस्ट्स, घर वालों की टेंशन और आगे के सपनों के बारे में। आराध्या के चेहरे पर अब एक नई चमक थी, जिसे उसके पिता ने मोबाइल एडिक्शन कहा, माँ ने टीनेज हार्मोन्स, लेकिन असल में वो पहला प्यार था। पहली बार वो किसी को अपने सपनों में शामिल कर रही थी, किसी को अपनी माँ की आवाज से पहले गुड मॉर्निंग कह रही थी। लेकिन फिर एक दिन यश ने कुछ नया मांगा। एक बार सिर्फ 5 सेकंड का वीडियो भेज, उसमें बस तू मिरर के सामने खड़ी हो, बगल से बाल हटा रही हो। तेरी स्माइल मुझे बहुत सुकून देती है यार। आराध्या ने हंसते हुए कहा, तू तो किसी कास्टिंग डायरेक्टर जैसा लग रहा है अब। यश ने रिप्लाई किया, तू मेरी म्यूज है। और आराध्या ने भेज दिया एक और वीडियो। उस रात जब यश अपने कमरे में बैठा था, उसके दोस्त कबीर ने लैपटॉप खोलते ही कहा, भाई एमएमएस क्वालिटी तो नेक्स्ट लेवल है, बहनचो तू तो आगे निकल गया। यश ने हंसते हुए हाथ से लात मारी, उसको ऐसा मत बोल, ठीक है, वो रियल है, सब कुछ डिलीट कर दूंगा एक दिन, कबीर ने कहा। उस दिन के पहले एटलीस्ट ड्राइव में डाल ले, कल नेट स्लो हो गया तो तेरा मूड भी स्लो। और यहीं से वो वीडियो एक फोल्डर से निकलकर गूगल ड्राइव में चला गया। एक गलती जो अब आराध्या की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक हफ्ता बीता, सब कुछ जैसे पहले जैसा था, लेकिन तभी आराध्या के फोन पर एक मैसेज आया, प्राइवेट नंबर। मैसेज में सिर्फ एक लाइन, तू कितनी मासूम लगती है बिना कपड़ों के भी, और नीचे अटैच था वही वीडियो जो उसने कभी सिर्फ यश को भेजा था। आराध्या का पूरा बदन कांप गया। उसने स्क्रीन को बार बार देखा और उम्मीद की ये कोई मजाक हो, लेकिन अगले ही पल दूसरा मैसेज आया, यह वीडियो तेरे प्रिंसिपल पापा को भेज दूं या तुझे कॉलेज में वायरल कर दूं। वो कुछ पल तक अपनी जगह से हिल नहीं पाई। उसके अंदर कुछ टूट रहा था और वो आवाज इतनी तेज थी कि उसका दिल भी उसे नहीं सह पा रहा था। उसी रात उसने यश को फोन किया, कांपती आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है यश, मेरे पास किसी ने भेजा है वो वीडियो, मैंने सिर्फ तुझ पे भरोसा किया था। यश चुप रहा, सिर्फ एक बात कही, तू सोच रही है मैं हूं? नहीं यार, मुझसे क्यों करेगा कोई ऐसा, शायद तेरे फोन से लीक हुआ हो। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आराध्या समझ गई थी, या तो यश ने वो वीडियो शेयर किया था या उसके आसपास किसी ने। वो लड़की जो हर दिन अपनी फाइल में कटिंग चिपकाती थी, अब अपने नाम के साथ वायरल होने के डर में रातें काट रही थी। तीसरे दिन सुबह 7 बजे उसी अज्ञात नंबर से फिर एक मैसेज आया, तू सिर्फ हाँ बोल, हम 2 दिन में सब मिटा देंगे, लेकिन एक और वीडियो भेज, इस बार अपने बाल खुले रखकर। और नीचे लिखा था, 5 घंटों में ना भेजा तो वीडियो तेरे स्कूल की गर्ल्स व्हाट्सएप ग्रुप में होगा। वो रोई, तड़पी, कमरे में बंद हो गई, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, मां से भी नहीं। उसी शाम पहली बार आराध्या अपनी छत पर बैठी और खुद से पूछा, अगर मैं ये कर दूं तो क्या ये खत्म हो जाएगा, और अगर ना करूं तो क्या मैं बच जाऊंगी? जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की की कहानी एमएमएस से वायरल हो रही थी, वो अब एक और मोड़ पर पहुंचने वाली थी, क्योंकि इस कहानी में अब एक नया किरदार आने वाला था, विवेक सक्सेना, जो आराध्या की जिंदगी का वो कोना था जिसे उसने सालों से छुआ नहीं था। विवेक उसका बचपन का दोस्त, जो अब बन चुका था एक पुलिस ट्रेनी, और जिसे अभी तक नहीं पता था कि उसके शहर की सड़कों पर एक मासूम लड़की का एमएमएस घूम रहा है। और यही होगा वो मोड़ जहां इज्जत, मोहब्बत और बदले की तासीर एक हो जाएगी। विवेक सक्सेना नाम छोटा था, पर उस नाम के पीछे जो साया था वो बहुत गहरा। कानपुर के एक पुराने मोहल्ले से निकला लड़का, जिसकी आंखों में अब पुलिस की वर्दी का सपना नहीं, जिम्मेदारी की आग जल रही थी। बचपन में आराध्या के साथ पतंग उड़ाता था, गली में गुलेल चलाता था, और हर बार जब कोई बच्चा उसे छेड़ता था तो सबसे पहले वही उसका बचाव करता था। लेकिन वक्त के साथ रास्ते अलग हो गए। विवेक ने शहर छोड़ दिया, पढ़ाई में डूब गया और अब लखनऊ के पुलिस ट्रेनी सेंटर में था। सख्त चेहरा, चुप सी आंखें और अंदर ही अंदर एक नर्म दिल, जिसे अब भी आराध्या की याद तब आती थी जब वो किसी लड़की को गले लगते लड़कों को फटकारता था। उधर आराध्या
जो कभी उस पर हंसती थी, अब एक स्क्रीन के कोने में सिमट गई थी। उसी शाम जब वो एमएमएस ब्लैकमेल से पूरी तरह टूट चुकी थी, उसका दिमाग सिर्फ एक नाम सोच पा रहा था, विवेक। उसने कांपते हाथों से नंबर निकाला जो सालों से सेव था, विवेक भाइया। एक गहरी सांस ली, कॉल किया। रिंग 3 बार गई। चौथी बार विवेक की भारी सी आवाज आई, हेलो। आराध्या कुछ पल तक चुप रही, फिर धीमे से बोली, विवेक, मैं आराध्या हूं, याद है? विवेक एक पल को चुप रहा, फिर बोला, तू? अरे पगली, कहां गायब हो गई थी? क्या हुआ, सब ठीक तो है? आराध्या का गला भर आया, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। और फिर जैसे उसका बांध टूट गया, उसने सब बता दिया। यश, वीडियो, ब्लैकमेल, हर वो बात जो वो अब तक किसी से कह नहीं पाई थी। फोन के उस पार विवेक एकदम शांत था, पर उसकी आंखों में आग धधकने लगी थी। वीडियो अब भी तेरे पास है? हाँ। और ब्लैकमेलर? अननोन नंबर से कर रहा है, शायद कोई और है, या शायद यश ही हो। विवेक ने सिर्फ एक बात कही, ठीक है, अब तू बस ब्रीथ कर। इस बार तेरा भाई नहीं, एक ट्रेनी कॉप है सामने, और तुझसे किसी ने बदतमीजी की तो अब उसका वीडियो मैं वायरल कराऊंगा, लेकिन जेल से। विवेक ने सबसे पहले किया कॉल ट्रेसिंग का अनऑफिशियल तरीका। उसने अपने एक दोस्त को, जो साइबर सेल में इंटर्नशिप कर रहा था, मैसेज भेजा, नीड अर्जेंट हेल्प, ब्लैकमेल केस, गर्ल का एमएमएस सर्कुलेट हो रहा है, अननोन नंबर इन्वॉल्व्ड। 2 घंटे के अंदर पहला डिटेल मिला, टेम्पररी वाईपी नंबर, प्रॉक्सी राउटेड फ्रॉम दिल्ली, डिवाइस कनेक्टेड विया टॉर ब्राउजर। यानी ये मामूली ब्लैकमेल नहीं था, ये किसी ने सोच समझ कर किया था, और शायद ये उसी आदमी का काम था जो डार्क वेब टूल्स यूज करता था। विवेक को अब यश पर शक गहराने लगा था। उसने आराध्या से पूछा, उसने कभी लैपटॉप एक्सेस मांगा था, या कुछ फाइल शेयरिंग, गूगल ड्राइव, कुछ भी? आराध्या चौंकी। उसका एक दोस्त है, कबीर, मैंने देखा था एक बार यश का लैपटॉप लेके कुछ कर रहा था, शायद वहीं से गया हो। विवेक ने कहा, बिल्कुल वहीं से गया है। अब कहानी एक मुकाम पर आ चुकी थी जहां इमोशंस खत्म हो रहे थे और स्ट्रेटेजी शुरू हो रही थी। विवेक ने एक प्लान बनाया। आराध्या एक और मैसेज भेजेगी ब्लैकमेलर को, एक बेट वीडियो जिसमें उसका चेहरा नहीं होगा, पर एंगल वैसा ही होगा जैसा ब्लैकमेलर चाहता है। साथ ही वीडियो के मेटाडेटा में जीपीएस टैगिंग और ट्रेसिंग कोड एम्बेड किया जाएगा। तेरा काम सिर्फ मुस्कुराना है, विवेक ने कहा। अब खेल हम खेलेंगे। अगले दिन दोपहर 2:17 पर वो वीडियो भेजा गया, और महज 6 मिनट में ब्लैकमेलर ने उसे डाउनलोड किया। विवेक के पास अब आईपी एड्रेस था, लोकेशन विष्णुपुरी, कानपुर, एक पुराना पीजी, और वहीं से निकलने वाली थी इस साजिश की असल परत। विवेक ने अगले ही दिन लखनऊ से कानपुर के लिए लीव लिया। ट्रेन में बैठते वक्त उसकी आंखों में गुस्सा था, पर दिल में सिर्फ एक वादा, अब आराध्या अकेली नहीं लड़ेगी। उसने खुद को कहा, अब ये केस नहीं, इज्जत का सवाल है, और इज्जत सिर्फ लड़की की नहीं, मेरे भरोसे की भी। पीजी की तलाश, सबूतों की तलाश, और उस डिजिटल वेब की परतें जिसमें यश और कबीर जैसे लड़के मासूम लड़कियों को शिकार बना रहे थे, अब एक एक करके खुलने वाली थी। क्योंकि अब कहानी सिर्फ एक एमएमएस की नहीं थी, अब ये कहानी थी जस्टिस की, जहां एक लड़की की चुप्पी के पीछे एक कोप का कड़ा मुकाम खड़ा हो गया था। और इस कहानी का अगला मोड़ा सीधा कमरे नंबर 107 की तरफ जाता है, जहां लैपटॉप, एक ओपन गूगल ड्राइव टैब और 2 नकाबपोश प्लान बना रहे हैं। अगली लड़की का एमएमएस कौन होगा? कमरे नंबर 107। बाहर से बिल्कुल मामूली, लेकिन अंदर एक डिजिटल जंगल की गंध फैली थी। दरी पर फैला लैपटॉप, पंखे की धीमी आवाज, और कमरे के एक कोने में धुएं से भरा एक मॉडेम जिस पर लिखा था वीपीएन ऑन। यहीं बैठा था कबीर, और उसके ठीक सामने यश, अब पूरी तरह उस जहरीले खेल में डूब चुका था जिसे उन्होंने कभी मस्ती कहा था। भाई, तुझे पता भी है इस बार वीडियो कितनी क्लियर क्वालिटी में आया है? कबीर ने हंसते हुए कहा, इसको बेच दें डार्क वेब पे तो 5,000 मिल जाएगा एक दिन में। यश ने थोड़ी देर चुप रहकर उसकी तरफ देखा। बेशर्मी की भी एक हद होती है कबीर, ये जो हमने किया है वो अब मजाक नहीं है। कबीर का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हुआ। अब पछता रहा है? जब सब कुछ डिलीट करने का टाइम था, टैब तो तुझे प्यार चल रहा था। अब थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है तो हीरो बन रहा है। यश ने कुछ नहीं कहा,
लेकिन तभी कमरे की दीवारों के उस पार एक परछाई सरकती है। विवेक पीजी की उसी गली में पहुंच चुका था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ थे 2 लोकल साइबर सेल वॉलंटियर्स जो इनफॉर्मल सर्वेलेंस में माहिर थे। वो जानते थे ये रेड नहीं है, ये जाल है। विवेक ने अपने जैकेट से एक छोटा सा वाईफाई स्निफर निकाला और जो सिग्नल उसने ट्रैक किया था वो अब सीधा इसी पीजी के कमरे 107 से आ रहा था। उसने धीरे से विस्पर किया, सिग्नल लॉक हो गया, देयर इनसाइड। कब तक अंदर जाना है? वॉलंटियर बोला, बस उनको एक और वीडियो भेजने दो। अगर वो ओपन करते हैं हम उनका रियल आईपी और डिवाइस फिंगरप्रिंट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उधर यश का फोन फिर से वाइब्रेट करता है। नया मैसेज, नेक्स्ट वीडियो रेडी है, सेम टाइमिंग, जस्ट रिप्लाई यस। यश थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन फिर अंगूठा बढ़ा देता है, यस, और उसी वक्त कमरे के अंदर उसका डिवाइस ट्रेस हो जाता है। विवेक फौरन विस्पर करता है, कंफर्म, आईपी मैच हो गया, डिवाइस आईडी 1+ नॉर्ड, ओनर यशवर्धन मेहरा, पीजी रूम 107, वी गॉट देम। अब अगले 10 मिनट में उस कमरे का नजारा पूरी तरह बदलने वाला था। कमरे के अंदर कबीर ने जैसे ही नया वीडियो डाउनलोड करना शुरू किया, विवेक ने पीजी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम पर उसका दिल धड़क रहा था लेकिन चेहरा शांत, क्योंकि उसे पता था इस दरवाजे के पीछे सिर्फ 2 लड़के नहीं बैठे। वो बैठे हैं जिन्होंने एक लड़की की रातें, उसका चयन और उसका आत्मसम्मान लूटा है। दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसने हल्के से नॉक किया। ठक ठक। भीतर से कबीर बोला, कौन है बे? पानी वाला, विवेक ने आवाज बदलते हुए कहा। दरवाजा खुला और अगले ही पल दोनों लड़के अपनी कुर्सियों से उठ नहीं पाए, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा शख्स अब पानी वाला नहीं बल्कि एक भड़कता हुआ इंसाफ था। विवेक ने सीधा यश का कॉलर पकड़ा, जमीन पर धकेला। ये वीडियो तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन तू आज अपने पूरे सिस्टम के साथ फंस चुका है, कबीर चिल्लाया। भाई तू पगल है क्या? तू पुलिस है भी क्या? विवेक बोला, यूनिफॉर्म नहीं पहनी पर कसम खाई है उस लड़की की जिसने मुझसे मदद मांगी थी। दोनों को वहीं पकड़कर लोकल साइबर सेल को कॉल किया गया। लैपटॉप, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, फोन सब जब्त हुए। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब लैपटॉप की एक हिडन डायरेक्टरी खुली। उसमें सिर्फ आराध्या नहीं थी, उसमें 11 और लड़कियों के एमएमएस थे। किसी का नाम फाइल के नाम में था, किसी की स्कूल ड्रेस में स्क्रीनशॉट, और साथ में एक एक्सेल शीट जिसमें लिखा था, अगले लक्ष्य नेहा, बायो, तान्या, सिच, जोया, डांस क्लास। विवेक की आंखों में अब आंसू थे। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक मिशन है। यश और कबीर को पुलिस वैन में बैठाया गया। उनका चेहरा ढका गया, लेकिन उनकी हैवानियत अब पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी थी। अगले दिन आराध्या ने पहली बार खुलकर सांस ली। फोन से सारे वीडियो हटाए, मिरर के सामने खड़ी हुई और खुद से कहा, मैं टूटी नहीं, मैंने लड़ाई लड़ी और जीती। पर क्या ये यहीं खत्म हुआ? नहीं, क्योंकि आराध्या ने फैसला किया, अब वो चुप नहीं रहेगी। उसने अपना नाम गुमनाम रखकर एक मूवमेंट शुरू किया, प्रोजेक्ट शाब्द, जिसमें लड़कियां एक दूसरे की आवाज बनेंगी किसी भी डिजिटल अब्यूज का सामना करने के लिए। विवेक उसके साथ था और अब वो एमएमएस जो किसी ने उसे डराने के लिए बनाया था, वो अब पूरे सिस्टम के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही बन चुका था। खामोश गलियों वाले शहर में जहां इज्जत सबसे बड़ी दौलत मानी जाती थी, वहीं से एक लड़की ने इंसाफ को सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया। ये थी आराध्या की कहानी, एक लड़की की जो वायरल नहीं हुई बल्कि वायर बन गई उन सब के लिए जो कभी किसी के झूठे प्यार के नाम पर लुटे। आदाब, आप सुन रहे थे क्रिम्सन्स मिस्टीरियस, जहां हम वो कहानियां सुनाते हैं जो अक्सर दबी रह जाती हैं, उन आवाजों को सामने लाते हैं जो सालों तक चुप थीं। आज की ये दास्तान सिर्फ एक एमएमएस या एक लव ट्रायंगल नहीं थी, ये थी उस लड़की की जीत जिसने डर को हराया और चुप्पी को इनकलाब बना दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद कोई और आराध्या आज भी अकेले लड़ रही हो। और अगर आप हमारे इस मिशन, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी के जरिए सहयोग दें। आपका छोटा सा समर्थन हमारी अगली बड़ी कहानी को हिम्मत देगा, क्योंकि हम मानते हैं सच सुना भी जाए और बचाया भी जाए। मिलते हैं अगली कहानी में,
जहां राज फिर से खुलेंगे और सच फिर से सामने आएगा। अदाब और ख्याल रखिए। यह था क्रिम्सन्स मिस्टीरियस।